हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। लगभग मैंने आपको वीडियोज़ में सारे टॉपिक उपलब्ध करवा दिए हैं, सारे नोट्स उपलब्ध करवा दिए हैं। ये हमारा लास्ट यूनिट का एक लेसन बचा हुआ है, काष्ठ स्थलाकृतियाँ, यानी कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, तो यह लास्ट वीडियो है आपकी क्लासेज का, तो इसको भी आप पढ़कर जाएँ, क्योंकि कई बार आने की संभावना पूरी रहती है इस वाले प्रश्न की भी। हालांकि इस बार आपको सीधे ही प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे कि नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ या फिर पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो उन दोनों प्रश्नों को तो आप ढंग से पढ़कर जाएं। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, काष्ठ स्थलाकृतियों वालों को। भूमिगत जल। पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों तथा दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहा जाता है। यह जल ऊपरी सतह के नीचे मिलता है, अतः इसे अधः तल जल यानी कि सब सरफेस वाटर भी कहते हैं। काष्ठ क्षेत्र चूने की चट्टानों से ही निर्मित होते हैं। पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया, जिसको अब स्लोवेनिया के नाम से जाना जाता है, के काष्ठ क्षेत्र में मिलने वाली चूने की पत्थर वाली चट्टानों पर निर्मित स्थलाकृति के आधार पर ही अन्य क्षेत्रों की चूने की चट्टान वाले स्थल रूप को काष्ठ स्थलाकृति, काष्ठ टोपोग्राफी कहते हैं। काष्ठ शब्द पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया देश के पश्चिमी तट पर पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित काष्ठ प्रदेश से लिया गया है। ये भी ध्यान रखना आप। तो देख लेते हैं काष्ठ अपरदनात्मक स्थल रूप, काष्ठ इरोजनल लैंडफॉर्म्स। पहला है लेफिज। चूनायुक्त चट्टानों में घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ तथा असमान हो जाती है। इस तरह की स्थलाकृति को लेपिज कहते हैं। लाइमस्टोन की यानी कि चूना पत्थर की खुली सतह पर जल चट्टान की संधियों को अपनी घुलन क्रिया द्वारा विस्तृत करने लगता है, जिस कारण छोटी-छोटी शिखरिकाओं का निर्माण हो जाता है। इनकी दीवारें खड़ी होती है। इस तरह के खड़े किंतु पतले तथा नुकीले कटक स्तंभ रूप में एक दूसरे के समानांतर खड़े होते हैं, या एक दूसरे के समानांतर होते हैं तथा एक दूसरे से संकड़े विदर यानी कि दरार द्वारा अलग किए जाते हैं। इस तरह की आकृति को लेपिज कहते हैं। इसके बाद में है आपकी घोलरंध्र, सिंक हॉल्स। चूने की चट्टान वाले प्रदेशों में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर वह सक्रिय घोलक बन जाता है। चट्टान की संधियों में जल प्रवेश करके उसके घुलनशील तत्वों को घुलाकर निकाल लेता है। इस घुलन क्रिया के कारण संधियों का विस्तार हो जाने से असंख्य छिद्रों का विकास हो जाता है। छोटे छोटे छिद्रों को घुलरंध्र कहा जाता है। घुलरंध्र चूने की चट्टान की ऊपरी सतह पर निर्मित गड्ढे होते हैं, जिनकी गहराई कुछ मीटर से लेकर 10 मीटर तक होती है। घोल द्वारा जब छिद्रों का विस्तार होता है तो घोलरंध्र आकार में अधिक बड़े हो जाते हैं। इस तरह के विस्तृत घोलरंध्र को विलयन छिद्र कहते हैं। घोलीकरण के फलस्वरूप विलयन रंध्रों का निरंतर नीचे की ओर विकास होता जाता है। इन्हें घोल द्वारा निर्मित छिद्र कहते हैं। जब इनके छिद्रों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो उन्हें डोलाइन कहते हैं। डोलाइन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सी बार। ऊपरी सतह के नीचे रिक्त स्थान के कारण सतह के दशक जाने या ध्वस्त हो जाने से निर्मित विलयन रंध्र को ध्वस्त रंध्र कहते हैं। डोलाइन से भिन्न कुछ छिद्र भी होता है, जिसे घोलपटल कहते हैं। कभी कभी मृत्तिका द्वारा डोलाइन का निचला छिद्र बंद हो जाता है, जिससे जल रिसकर नीचे नहीं जा पाता। इस कारण डोलाइन में जल का संचयन हो जाने से छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है। इन झीलों को काष्ठ झील की संज्ञा प्रदान की जाती है। धरातलीय सतह के ध्वस्त होने से निर्मित चट्टानी दीवार वाले खड़े ढाल से युक्त गर्त को काकपिट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरी स्थलाकृति हमारी काष्ठ खिड़की, काष्ठ विंडो। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। जब डोलाइन या विलयन रंध्र की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने से वृहद छिद्र का निर्माण होता है तथा जब उसका ऊपरी भाग खुला होता है तो उसे काष्ठ खिड़की कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भूमि का जल प्रवाह तथा अन्य स्थल रूपों का अवलोकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है युवाला या सकुंड। निरंतर घोलीकरण के फलस्वरूप कई डोलाइन मिलकर एक वृहदाकार गर्त का निर्माण करते हैं। इस विस्तृत गर्त को युवाला कहा जाता है। इसका निर्माण कई रूपों में होता है। इसका निर्माण
ऊपरी छत के ध्वस्त हो जाने पर भी होता है। असंख्य घोलरंध्र भी विस्तार के कारण परस्पर मिलकर युवाला का निर्माण करते हैं। इन्हें संयुक्त या मिश्रित घोलरंध्र भी कहा जाता है। युवाला इतने विस्तृत होते हैं कि इनमें धरातलीय नदियाँ लुप्त हो जाती है। छोटे छोटे युवाला को जामा कहते हैं। तली में कांप मिट्टी का निक्षेप मिलता है। नेक्स्ट है पोल्जे यानी कि राजकुंड। युवाला से भी अधिक विस्तृत गर्त को पोल्जे कहते हैं। इनकी तली या पर्स समतल होता है तथा दीवारें खड़ी होती है। लाइमस्टोन सेल वाले क्षेत्र में नीचे की ओर भ्रंशित तथा अवतलित भागों में घुलन क्रिया द्वारा कुछ परिवर्तन हो जाने पर पोल्जे का निर्माण हो जाता है। पोल्जे का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट है काष्ठ प्रदेश की घाटियाँ। काष्ठ प्रदेश में कई सारी घाटियाँ मिलती है, जिनमें पहली है धस्ती निवेशिका सिंकिंग क्रिक। काष्ठ मैदान की ऊपरी सतह पर इतने अधिक घोलरंध्र या घोल छिद्र होते हैं कि समूची सतह एक छलनी के समान दिखती है, जिसके घोल छिद्र कीप का कार्य करते हैं। जब छिद्रों या विद्रों से होकर नदी का जल नीचे चला जाता है तो उसे धस्ती निवेशिका या सरिता कहते हैं, तथा जिस बिंदु पर जल नीचे प्रविष्ट होता है उसे सिंक कहते हैं। नेक्स्ट है अंधी घाटी ब्लाइंड वैली। ध्यान रखिएगा, यू आकार की घाटी हिमनद द्वारा बनती है, वी आकार की घाटी नदियों द्वारा बनती है और अंधी घाटी काष्ठ प्रदेशों में बनती है। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर ध्यान रखना। वी आकार की घाटी नदीकृत है, यू आकार की घाटी हिमनद द्वारा बनती है और अंधी घाटी ब्लाइंड वैली ये काष्ठ प्रदेशों में बनती है। तो देखते हैं अंधी घाटी ब्लाइंड वैली। जिस स्थान पर नदी का जल सतह के नीचे चला जाता है उसके आगे सतह पर नदी की घाटी शुष्क रहती है। बाढ़ के समय जब जल अधिक हो जाता है तथा विलयन छिद्र समस्त जल को सतह के नीचे पहुंचाने में समर्थ नहीं हो पाता है तो इस शुष्क तल पर अल्पकालिक प्रवाह होने लगता है, अन्यथा यह शुष्क ही रहता है। जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी को काष्ठ मैदान से नीचा कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाता है। इस घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। तीसरा है काष्ठ घाटी या घोल घाटी सॉल्यूशन वैली। अधिक वर्षा के समय भूपृष्ठीय नदियाँ कुछ दूरी तक प्रवाहित होती है तथा अपनी चौड़ी तथा यू आकार की घाटी का निर्माण कर लेती है। इन घाटियों को घोल घाटी या काष्ठ घाटी कहते हैं। इनका रूप अस्थायी होता है। कंदरा या गुफा केव्स और केवर्न्स भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा निर्मित कंदराएं काष्ठ प्रदेशों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। कंदराएं ऊपरी सतह के नीचे रिक्त स्थान के रूप में होती है, जिनकी रचना भूमिगत जल की घुलन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा होती है। छोटे आकार से लेकर वृत्ताकार कंदराएं देखने को मिलती है। वास्तव में ऊपरी सतह के नीचे खोखला स्थान ही कंदरा होता है। कंदराओं का निर्माण लाइमस्टोन के अलावा अन्य चट्टानों में भी होता है, परंतु यहाँ पर कंदरा का तात्पर्य एकमात्र काष्ठ प्रदेश में चूने की चट्टान के क्षेत्रों में निर्मित कंदरा से ही है। ठीक है, कंदरा निर्माण की उत्पत्ति से कुछ सिद्धांत है। अपघर्षण सिद्धांत जो कि मेलट महोदय ने दिया, द्विचक्र सिद्धांत जो कि डेविस ने दिया, भूम जल स्तर सिद्धांत जो कि श्विनटन ने दिया और एक है स्थैतिक जल मंडल सिद्धांत जो कि गार्डनर ने दिया। नेक्स्ट है प्राकृतिक पुल नेचुरल ब्रिज। सामान्य रूप में प्राकृतिक पुलों का निर्माण दो रूपों में होता है। पहला, कंदरा की छत ध्वस्त हो जाने पर उसका कुछ भाग अवशिष्ट भाग एक पुल के रूप में बचा रहता है। दूसरा, लाइमस्टोन क्षेत्र में जब नदी विलयन छिद्र से होकर लुप्त हो जाती है तो वह नीचे जाकर अपघर्षण तथा घुलन क्रिया द्वारा कंदरा का निर्माण करती हुई पुनः सतह पर प्रकट होती है। जब इस कंदरा की छत नीचे दशक जाती है तो उसकी छत का शेष भाग जो कि कंदरा के दो पार्श्वों को जोड़ता है प्राकृतिक पुल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में है आपकी काष्ठ निक्षेपात्मक स्थल रूप। अभी तक हमने देखा अपरदनात्मक स्थल रूप, अब है निक्षेपात्मक स्थल रूप। इसमें कुछ छोटे छोटे स्थलाकृतियाँ हैं, ये इनको देख लेना एक बार, ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है इनको छोटे छोटे को। बाकी जो नीचे है उनको लेना, स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट इनको। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं अपन। चूना पत्थर से निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से स्पीलिओथियम कहा जाता है। इनका प्रमुख संघटक कैल्साइट होता है। पट्टीदार काल्केरियस निक्षेप को ट्रेप्टाइन कहते हैं। कंदरा के मुख या द्वार पर निक्षेपित ट्रेप्टाइन के कोमल निक्षेप को टूफा या काल्क टूफा कहते हैं। शुष्क कंदराओं में टपकते जल के चूनायुक्त निक्षेप को ड्रिप स्टोन कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना, ड्रिप स्टोन को। कंदरा की छत से लपकते स्तंभाकार ड्रिप स्टोन को स्टेलेक्टाइट तथा कंदरा के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते ड्रिप स्टोन के स्तंभ को स्टेलेग्माइट कहते हैं।
ये दो इंपॉर्टेंट इस्तेलाह करते हैं आपके निक्षेपात्मक में, एक तो स्टेलेक्टाइट और एक स्टेलेग्माइट। इनको हम विस्तार से भी देखेंगे अभी आगे। कंदरा की छत से सुई के आकार के लटकने वाले अनेक ड्रिप स्टोन को ड्रिफ्स या कर्टेन कहा जाता है। स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के आसपास निर्मित ड्रिप स्टोन को क्रमशः हेलेक्टाइट तथा हेलेग्माइट और गोलाकार हेलिसाइट को ग्लोबुलाइट कहते हैं। फर्श पर रिश्ते जल तथा हेलेक्टाइट से निकलने वाले जल के द्वारा कंदरा की फर्श पर निक्षेप को फ्लोस्टोन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है पहला वो है स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट जब भौम जल स्तर के नीचा हो जाने से जल तल नीचा हो जाता है तो कंदरा की ऊपरी छत से जल रिसकर नीचे टपकने लगता है। यह जल अपने साथ घुलन क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थों को भी समाविष्ट किए रहता है, परंतु जब अधिक ताप के कारण वाष्पीकरण के फलस्वरूप जल सूखने लगता है या उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है तो जल की घुलन शक्ति तथा पदार्थों को धारण करने की क्षमता या शक्ति घट जाती है। परिणाम स्वरूप कंदरा की छत के निचले स्तर पर पदार्थों का निक्षेप होने लगता है। यह निक्षेप लंबे किंतु पतले स्तंभों के रूप में होता है जो कि कंदरा की फर्श की ओर बढ़ते जाते हैं। इन लटकते हुए स्तंभों को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ये स्तंभ नीचे की ओर लटके रहते हैं, अतः इन्हें आकाशीय स्तंभ भी कहते हैं या इन्हें अवशेल भी कहते हैं। दूसरा है स्टेलेग्माइट। जब कंदरा की छत से रिसने वाले जल की मात्रा कुछ अधिक होती है तो वह सीधे टपक कर कंदरा के फर्श पर पहुंच जाता है। इस तरह कंदरा के फर्श पर निक्षेपात्मक स्तंभ का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे निक्षेप द्वारा इन स्तंभों की ऊंचाई ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। इस प्रकार के स्तंभों को स्टेलेग्माइट कहते हैं। इनकी ऊंचाई निरंतर ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। तीसरा है कंदरा स्तंभ। स्टेलेग्माइट की अपेक्षा स्टेलेक्टाइट अधिक लंबे होते हैं। निरंतर लंबाई में वृद्धि के कारण स्टेलेक्टाइट बढ़कर कंदरा के फर्श पर पहुंच जाते हैं। इस तरह एक ऐसे स्तंभ का निर्माण होता है जो कि कंदरा की छत को इसकी फर्श से मिलाता है। इस स्तंभ को कंदरा स्तंभ कहते हैं। स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट निरंतर बढ़ते रहते हैं तथा एक दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के मिलने से कंदरा स्तंभों का निर्माण अधिक स्वाभाविक होता है। ये आपके अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक दोनों ही स्थल रूप हो चुके हैं। ठीक है, तो इनको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ें सारे को ही, ठीक है ना। वैसे इम्पोर्टेंट आपके इस बार मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ तक आपके या तो नदीकृत इस्लाकृतियाँ पूछी जाएगी या फिर पवन द्वारा निर्मित इस्लाकृतियाँ पूछी जाएगी, लेकिन अपन कोई चांस नहीं लेना चाहते इसलिए आप सभी पढ़ कर जाएँ, लेकिन उन दोनों को ज़रूर अच्छे से पढ़ें, नदीकृत इस्लाकृतियों को और पवन द्वारा निर्मित इस्लाकृतियों को। ठीक है, बाकी तो आप हर चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाएँ। और एक क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट, वो भू आकृति विज्ञान की प्रकृति परिभाषा और विषय क्षेत्र, इसको तो ढंग से पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है ना। और वैगनर भी ढंग से पढ़ के जाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, वंदे मातरम।